हेलो स्टूडेंट। आज का हमारा वीडियो उन अभ्यर्थियों के लिए है जो उत्तराखंड में यूके ट्रिपल एससी की विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए जो हिंदी का पेपर है बहुत विविधतापूर्ण बना रहा है, जिसमें कुमाऊनी और गढ़वाली जो आपके पृष्ठभूमि की शब्दावलियां हैं उनका भी विविधता से आपका प्रयोग कर रहा है। तो उसी को लेकर के हमने ये क्वेश्चन पेपर बनाया है। आज मैं हिंदी के इस पेपर को आपके सामने लेकर आया हूं, जिसमें आपके सभी तरह के जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं विविधतापूर्ण, ग्रामर से, शब्दकोश से, हिंदी और जो आपका कुमाऊनी गढ़वाली शब्दकोश है उससे, या पत्र लेखन से, तो उसको मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। तो ये जो आपका वीडियो है आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और हमारा जो एसएस स्टडी चैनल है उस पर लगातार अपनी तैयारी के लिए बने रहिए। जो लोग आगामी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं यूके ट्रिपल एससी की, जो इंतजार में है विज्ञप्ति आने और कैलेंडर निकलने के, तो उन लोगों के लिए एक बात और है कि मैं 100 नंबर के आपके 10 पेपर यूट्यूब पर कराने जा रहा हूं, पूरे प्रश्न पत्र जो यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर होंगे बहुत जल्दी। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो ये पहला क्वेश्चन है, राज्य में किसी भी शुभ अवसर पर घर घर बांटा जाने वाला पकवान क्या कहलाता है। राज्य में जो आपका कोई भी शुभ अवसर होता है, जैसे जनेऊ संस्कार होता है या विवाह होता है, नामकरण होता है, तो उससे पहले आपका एक परंपरा है हल्दी लगाने की। तो हल्दी लगाने से पहले एक पकवान बनता है, वैसे तो उसे पेड़ू कहा जाता है, वैसे टोल्लुपू बोलते हैं उसको। मतलब एक तरीके से चावल के आटे में मीठा डाल करके बनाई जाने वाली पूरी होती है, मतलब मालपुए जैसा कुछ। तो ये आपका जो पेड़ू है ये आपका एक तरीके का टोल्लुपू, यानी कि जो हल्दी लगाना जिसे पहाड़ी में ता लगाना बोलते हैं, तो उसको लगाने के समय बनाई जाती है शुभ अवसर पर। पहले देवता को चढ़ता है गणेश को, फिर उसके बाद पूरे गांव में वो एक शुभ आपके मिष्ठान के रूप में बांटा जाता है। पहले मिठाई वगैरह का प्रचलन नहीं होता था, तो ये एक मीठा और जो आपका देवताओं को चढ़ाया गया प्रसाद है शुभ अवसर पर वो दे दिया जाता था, तो उसे पेड़ू कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस किसे कहा जाता है। गढ़वाली साहित्य का खिला हुआ बुरांस कहा जाता है अबोध बंधु बहुगुणा को, जो गढ़वाली साहित्य के जाने माने लेखक हैं। इन्हें खिला हुआ बुरांस, यानी कि जिन्होंने गढ़वाली साहित्य के लेखन को आपके विस्तृत करने और उसे खिलने में बहुत मदद करी, जिससे आपका गढ़वाली साहित्य इतना व्यावहारिक हो पाया, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। निम्नलिखित में से मंगलेश डबराल की कौन सी रचना गद्य संग्रह है। गद्य संग्रह पूछ रहा है। नए युग के शत्रु गद्य है। लेखक की रोटी इनका काव्य है, ये गद्य नहीं है। कवि का अकेलापन ये भी आपका गद्य है। तो इसमें ए और सी दो सही आंसर हैं, तो इसका डी सही आंसर होगा। बी बी इसमें सही नहीं है। मंगलेश डबराल आपके सिलेबस में है साहित्य के। कुमाऊनी कहावत, सौरव सिको धान कुटन परिवार सिको खान, में सौरव शब्द का अर्थ क्या है। मतलब ससुर धान कूटना सिखाता है और परिवार खाना सिखाता है। कहने का मतलब यह है कि किसी नए व्यक्ति को व्यवस्था के हिसाब से ढलना पड़ता है। व्यवस्था जो आपके जो धान कूटने का मतलब कितना धान कूटना है या व्यवस्था कहाँ से करनी है, ये परिवार का मुखिया करता है, जबकि किस तरीके से परिवार में मेल बांट करके खाना है वो कौन सिखाता है, परिवार। तो यहाँ सौरव का मतलब ससुर है। सौरव का मतलब ससुर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मुहावरों को उनके भावार्थ के साथ सुमेलित करें और कूट से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। एक तरफ मुहावरा दे रखा है, दूसरी तरफ उसका भावार्थ। मुहावरे आपके कुमाऊनी में है। उकाव हुलार होन, उकाल का मतलब चढ़ाई और हुलार का मतलब नीचे, डाउन। मतलब ओराल उकाल बोलते हैं, वैसे उराल उकाल होन ये गढ़वाली कहावत है। इसका मतलब है कभी चढ़ाई तो कभी आपका नीचे की तरफ उतरना, कभी चढ़ना तो कभी उतरना। तो इसका मतलब हो गया क्या, समय बदलते रहना। मतलब समय बदल, खुज खजान खुट खजान, खुट मतलब पैर, खजान मतलब खुजलाना, पैर खुजलाना मतलब एक जगह स्थिर ना रहना। इजुल बाबुल करण, इजुल बाबुल मतलब दुलारना, प्यार करना, स्नेह करना। और अकल भूस्पणन, अकल भूस्पणन मतलब मूर्खतापूर्ण कार्य करना। तो ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3। 2 4 1 3 इसका सही आंसर होगा, यानी कि सी।
अगला क्वेश्चन है, कुमाऊनी कहावत, पेड़ा पड़ी फुट, गांव पड़ी लुट। मतलब पेड़ा मतलब जो आपका कुल होता है किसी का परिवार, या राठ बोलते हैं हमारे पहाड़ी में, अगर उसमें फूट पड़ेगी तो गांव वाले उसका फायदा उठाएंगे। ये कहने का मतलब है कि एकता में ही शक्ति होती है। अगर परिवार टूटता है तो आपका उसका बाहरी लोग लाभ उठाते हैं। तो घर के आपसी झगड़े में बाहरी व्यक्तियों को ही लाभ होता है। ये आपका इसका सही आंसर होगा ए। पेड़ा पड़ी फूट, गांव पड़ी लूट। मतलब पेड़ा का मतलब यहाँ पर परिवार या कुल है, कुल में अगर फूट पड़ती है तो उसका लाभ गांव वाले उठाते हैं। अगला, निम्नलिखित कुमाऊनी महीनों को उनके सही व्यवस्थित क्रम में प्रदर्शित कीजिए। सौण, मकसीर, भादो, पूस। सौण, भादो, असोज, मकसीर। सौण, सावन, भादो, आश्विन और कार्तिक। ये सही होगा। सून, भदौ, असोज और कार्तिक। ये मतलब जो हमारे क्या है, भारतीय कैलेंडर है उसके माह है। अब उसके माहों में जैसे सोण है तो उसे, सोण को क्या बोलते हैं, सावन, सोन बोलते हैं, सोन। और भादो को तो भादो ही बोलते हैं। असोज को आश्विन बोला जाता है। और कार्तिक, कार्तिक को कार्तिक। ये पहाड़ी में इस तरीके की शब्दावली होती है। तो इसका सी सही आंसर है। छुरी कद्दू पर पड़ी, छुरी पर कद्दू, कद्दू पर छुरी, गढ़वाली कहावत किस स्थिति को दर्शाता है? मतलब छुरा कद्दू के ऊपर गिरे या कद्दू छुरी के ऊपर गिरे, कटना कद्दू को ही होता है। यानी कि कमजोर आदमी, अगर क्या, जो ताकतवर आदमी होता है वो चाहे क्या हो, नीचे हो ऊपर हो, उसे क्या दबाना, दबाना हमेशा निचले, और जो कमजोर आदमी है उसे ही होता है ताकतवर आदमी। तो चाकू यहाँ पर ताकतवर का उदाहरण है। वो चाहे नीचे उसके ऊपर कद्दू गिर जाए तब भी कटना कद्दू को ही होता है, चाहे चाकू कद्दू के ऊपर गिराओगे तब भी कटना कद्दू को ही होता है। यानी कि इसका मतलब हो गया बलहीनों को हानि होती है। मतलब हानि हमेशा किसको उठानी पड़ती है? बलहीनों को, जो कमजोर है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कर कूट की सहायता से सत्य विकल्प का चयन कीजिए। अनुस्वार के उच्चारण में मुख से अधिक श्वास निकलती है? नहीं। नाक से अधिक सांस निकलती है, मुख से नहीं। अनुस्वार कोई भी हो, जो हमारे व्यंजन होते हैं पांचों, पांचों व्यंजनों के जो पांचवें वर्ण होते हैं वो अनुस्वार होते हैं। यानी कि नौ ध्वनि बनती है। जैसे क ख ग घ ङ, चौ छ जौ झ ञ, टौ ठौ डौ ढौ ण, तौ थौ दौ धौ नौ। तो ये सब अनुस्वार है, नौ से निकलेगी पांचवी ध्वनि। तो ये गलत हो गया है। अनुस्वार एक व्यंजन ध्वनि है। हाँ, अनुस्वार व्यंजन ध्वनि होती है, बिल्कुल सही है। अनुस्वार की ध्वनि को प्रकट करने के लिए वर्ण के ऊपर बिंदु लगाया जाता है। हाँ बिल्कुल, वर्ण के ऊपर। अनुस्वार अगर वैसे प्रकट कर रहे हो तो वर्ण के ऊपर, वैसे तो हम ऐसे लिखते हैं अनुस्वार को, और अगर कहीं पर वैसे लिखना होता है तो हम ऐसे लिख देते हैं। तो बिंदु, बिंदु के रूप में अनुस्वार को हम प्रकट कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जैसे क के ऊपर ऐसा आएगा, तो इसका जो वर्ण ये है, इससे पहले जो आपका अंतिम पांचवा अनुस्वार है वो आएगा कंठ्य। इसीलिए इसको लिखने के बजाय हमने शॉर्टकट ढूंढ लिया, क्या? बिंदु लगाना। क्या क्या ढूंढ लिया? शॉर्टकट बिंदु लगाना, कि हाँ बिंदु लगा दो उससे चल जाता है काम। तो दो और तीन सही है, एक गलत है। दो और तीन सही है, एक गलत है। अगला, कौन सा एक विकल्प निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है? भाषा की सार्थक इकाई, भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है, बिल्कुल सही है। जहां से मतलब हम अपनी अभिव्यक्ति को दूसरे, अब मैं एक शब्द कहूंगा तो वो अभिव्यक्ति, मैंने कहा पेन, अब पेन के संबंध में क्या कह रहे हैं ये नहीं, पेन से लिखता हूं तो ये पेन का सही सही क्या हो गया? अभिव्यक्ति हो गई। तो वाक्य की सबसे छोटी इकाई उपवाक्य, वाक्य की छोटी इकाई उपवाक्य होती है, वाक्य से छोटी उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई शब्द, शब्द नहीं होता, शब्द से पहले पदबंध होता है। जब दो या दो से अधिक पद मिलकर के एक क्या बनाते हैं? वाक्य का हिस्सा बनाते हैं, तो उसे पदबंध कहा जाता है। जैसे आपने कहा,
आसमान में तैरता बादल बरस गया। तो यहां पर देखो, आसमान में तैरता बादल, एक दो तीन चार, चार पद हैं। पद मतलब शब्द। पद क्या होता है? शब्द। जब किसी शब्द का वाक्य में प्रयोग कर दिया जाता है तो उस शब्द को उस वाक्य का पद कहा जाता है। आप स्वतंत्र है तो शब्द बोलते हैं। तो इसमें बात किसकी हो रही है? बादल की, केवल बादल की। आसमान में तैरता बादल, अगर वो इस ना कहता ना, बादल बरस गया कहता, तब भी काम चल जाता। लेकिन आसमान में तैरता, इसमें चार शब्द बनाए, तो एक दो तीन चार, लेकिन काम किसके लिए कर रहे हैं? एक के लिए। ये कहलाएगा पदबंध, ये संज्ञा पदबंध है। तो उपवाक्य से जस्ट छोटी इकाई होती है पदबंध, और पदबंध की बात की इकाई होती है शब्द। शब्द से छोटी इकाई होती है अक्षर। अक्षर से कोई नीचे इकाई नहीं होती है, क्योंकि अक्षर ही ध्वनि चिन्ह होते हैं। जैसे क के लिए, क जो ध्वनि है उसके लिए क ध्वनि चिन्ह बना। अब मैं इसको कोई शब्द बनाना चाहता हूं तो ये कम हो गया। कम एक सार्थक शब्द हो गया। अब इस कम को मैं एक वाक्य बना सकता हूं, या कम से पहले पदबंध बनाऊंगा, फिर पदबंध से एक उपवाक्य बनाऊंगा, फिर बड़ा वाक्य बना सकता हूं। वाक्य अपने आप में एक अभिव्यक्ति का कंप्लीट क्या होता है? एक मतलब पूर्ण आपका अभिव्यक्ति का माध्यम होता है। तो शुरू होता है ध्वनि चिन्ह से, शब्द, वर्ण, वर्ण से शब्द। वैसे शब्द के बाद वाक्य भी बन सकता है, लेकिन शब्द से छोटी इकाई, बड़ी इकाई फिर आपका पदबंध, पदबंध से उपवाक्य, उपवाक्य से वाक्य। तो यहाँ पर ये गलत हो गया है सी, बाकी ठीक है। शब्द से छोटी इकाई अक्षर ही होती है, या फिर वर्ण जिसे आप कहते हैं, या ध्वनि चिन्ह कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदा बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है? शिशु। शिशु जाग गया, एक वचन। भक्ति हो गई, एक वचन और स्त्रीलिंग। पुस्तक पढ़ ली, एक वचन, स्त्रीलिंग। और प्राण उड़ गए, उड़ गए, गया नहीं, गए, बहुवचन। तो प्राण हमेशा बहुवचन में प्रयोग होगा। बड़े बड़ाई ना करें, बड़े ना बोले बोल। रहमन हीरा कब कहे, लाख टके का मोल। रहमन द्वारा लिखित उक्त पंक्ति में पहले वाले बड़े शब्द का प्रयोग किस रूप में हुआ है? पहले वाला, ये वाला, दो बड़े है ना, बड़े बड़ाई ना करे, बड़े ना बोले बोल। बड़े बड़ाई, बड़े लोग अपनी बड़ाई खुद नहीं करते। अब बड़े शब्द है तो वैसे क्या? विशेषण, क्योंकि वो आकार बताता है किसी चीज का। लेकिन यहाँ बड़े शब्द किसके लिए है? बड़े लोगों के लिए। तो यहाँ पर ये संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। जबकि आगे वाला देखो, बड़े ना बोले बोल। बोल की मतलब बोली की क्या बता रहा है? मात्रा। तो यहाँ बड़े क्या हो गया? ये वाला विशेषण है, ये वाला बड़े क्या है? संज्ञा है। तो यहाँ पर जो पहला वाला बड़ा है वो संज्ञा होगा। क्या होगा? संज्ञा। और दूसरा वाला क्या है? विशेषण है। नीचे दी गई संधियों में से कौन सी एक संधि सही सुमेलित है? तो इसमें सत धन आचार, कौन सी संधि सही सुमेलित है? सत धन आचार, सदाचार, व्यंजन संधि, ठीक है। इति धन आदि, ई धन आ बराबर या, यण संधि, ठीक है। निह धन अंतर, निरंतर, विसर्ग संधि, ठीक है। तीन की तीन ठीक है, एक दो और तीन सभी सही हैं। इसमें सभी के सभी सही हैं। बाकी अगर आपको पटवारी री एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप हमारी ऐप एसएस स्टडी ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उसमें ये वाला टेस्ट खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा नाम से है हमारा ऐप, एसएस स्टडी ऐप है, जो आप प्ले स्टोर में खोज सकते हैं। उसमें 20 टेस्ट पड़े हुए हैं, पूरे यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर हैं। मात्र 250 रुपये की फीस है उनकी। और बाकी उनसे संबंधित कोई आपको क्वायरी होगी तो आप इन दोनों नंबरों में से किसी भी नंबर पर कॉल कर सकते हैं। ये एंड्रॉयड में भी चलेंगे, और अगर आपको ये आईफोन या लैपटॉप में चलाना है तो आप इस नंबर पर कॉल करिएगा, आपको बता दिया जाएगा कि कैसे चलाना है। या क्वेश्चन को लेकर के कोई क्वायरी हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो। ये पेपर आपके 100 नंबर के 20 कंप्लीट पेपर हैं जो यूके ट्रिपल एससी के वर्तमान पैटर्न पर बनाए गए हैं। पटवारी री एग्जाम में आप इनका उपयोग कर सकते हो, उसी के लिए ये बनाया था हमने। निम्नलिखित विलोमार्थक जोड़ों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? मग्न, नग्न। मग्न का मतलब क्या होता है? खुश, खुश होना, खुशी। मग्न का मतलब खुशी, तो इसका दुख होना चाहिए। इसका क्या होना चाहिए? दुख। नग्न नहीं होना चाहिए। नग्न का तो मतलब नंगा है ना। तो वस्त्र आपका
वस्त्र सहित होना चाहिए, नग्न का मतलब। और करुण का निष्ठुर ठीक है, आर्द्र का शुष्क ठीक है, तामसिक का सात्विक ठीक है। तो इसका ए सही होगा। ये सुमेलित नहीं है, ये विलोमार्थक नहीं है। लामड़ एक प्रकार का गीत है। लामड़ उत्तराखंड में गाए जाने वाले जो हमारे उत्तराखंड के लोकगीत हैं उनमें से एक फेमस प्रेम प्रणय गीत है, जो आपके उत्तराखंड की जितने भी लोकगीत परंपरा है उनमें से सबसे महत्वपूर्ण गीतों में से एक माना जाता है प्रेम प्रणय गीत। मतलब इसमें श्रृंगार रस प्रधान गीत है ये। लोक नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कूट से साहित्य कथन का चयन कीजिए। तो इसमें ये दे रखा है कि भगनौल नृत्य कुमाऊं क्षेत्र में प्रचलित नृत्य है, ठीक है। सरो नृत्य प्रेमी की विरह में किया जाने वाला नृत्य। ये प्रेमी के विरह में किया जाने वाला नृत्य नहीं है, ये युद्ध आधारित नृत्य है। सरो युद्ध आधारित। एक्चुअल में जिस युद्ध की भावभंगिमा पर कुमाऊं क्षेत्र में छोलिया नृत्य किया जाता है, गढ़वाल क्षेत्र में वही नृत्य आपका सरो नृत्य के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रेमी की विरह का नृत्य नहीं है। तो ये दो गलत है, ये तो सही है। बैर, बैर आपके कुमाऊं क्षेत्र में गायन प्रतियोगिता पर आधारित, बिल्कुल सही है। ये आपका प्रश्न उत्तर शैली पर आधारित आपका एक प्रतियोगिता, जैसे मतलब कौन जीतेगा उस तरीके से आपका एक दूसरे पर तंज कसते हुए गाने की कला है। तो प्रश्न उत्तर शैली इसमें अपनाई जाती है। तो ये भी सही है। 1 और 3 सही है, बाकी 2 सही नहीं है। तो इसका ए सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, मनोहर श्याम जोशी की सिल्वर वेडिंग, सिल्वर वेडिंग आपको पता है सिलेबस में है, सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र कौन है? सिल्वर वेडिंग का मुख्य पात्र है यशोधर बाबू। यशोधर बाबू हैं सिल्वर वेडिंग के मुख्य पात्र। ये एक बहुत रोचक कहानी है जो अपनी शादी की सालगिरह के 25वीं सालगिरह के उपलक्ष्य पर मनाई जाती है। तो उसका कुछ प्रसंग इसमें दिया गया है। जयशंकर प्रसाद का निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास अधूरा है? जयशंकर प्रसाद का अधूरा उपन्यास है इरावती। ये जयशंकर प्रसाद इसे पूरा नहीं कर पाए थे। अगला, किसी व्यंजन को स्वर रहित लिखने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी व्यंजन को, जैसे आपने क लिखा, अब क क्या है? क धन अ है। अगर हम इसे स्वर रहित लिखना चाहते हैं, इसको कि इसमें स्वर सम्मिलित नहीं है, तो हलंत लगाएंगे। तो इसमें ए सही होगा। अगर किसी भी स्वर व्यंजन को स्वर रहित दर्शाना है तो उसके नीचे हलंत लगा दीजिए। जैसे क, ये क्या है? क धन अ है। अगर हमें अ के बिना लिखना है तो ऐसे लिख देंगे इसको। अगला क्वेश्चन है, पत्र लेखन में प्रयोग होने वाले एफिडेविट शब्द का हिंदी अनुवाद क्या है? आपने देखा होगा एफिडेविट बनवा लो बोलते हैं। तो एफिडेविट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? शपथ पत्र। क्या होता है? शपथ पत्र। मतलब आपको कभी कभी क्या करना पड़ता है, जैसे आप डीवी वगैरह कराते हो, कोई चीज नहीं होती, वो बोल देते हैं कि एक एफिडेविट बना के लाना, यानी कि शपथ पत्र बना के लाना कि भाई मैं ये जो भी कह रहा हूँ ये मेरा सत्य है, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। तो इसका ए सही आंसर होगा। ये 20 जो क्वेश्चन है यूके ट्रिपल एससी के पैटर्न पर आधारित हैं। आपको कैसे लगे आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे इसी पर आधारित होगा, उत्तराखंड की परीक्षाओं पर। धन्यवाद।